हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया। और इस सेशन में हम करने वाले हैं अपना मैग्नेटिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो नीट के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल अक्सर इसका आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। महा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है, इसमें कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफ्रेंसिएशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल, कोई खास वो नहीं है। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अक्सर इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान से वो चैप्टर है। मैं फटाफट इसको एक बार ओवरव्यू करता हूँ आपके लिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं मैग्नेटिज्म, तो ये आपका जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इट सेज दैट एवरी मॉलिक्यूल सब्सटेंस इज अ कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ। तो हर मॉलिक्यूल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। हाउएवर इन अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड टू गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कभी भी अगर हम करेंगे किसी भी सब्सटेंस में, तो इतने रैंडमली आपके ओरिएंटेड हैं कि वो का नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो आएगा। ऑन मैग्नेटाइजिंग, तो आपने कभी देखा होगा, बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि आपने एक आयरन की कोई पिन ली, उसके ऊपर मैग्नेट आपने रगड़ दी, तो वो भी आपकी आयरन की पिन अपने आप जाके कहीं और किसी और लोहे के मटेरियल पे चिपकने लगती है। उसके मटेरियल जो है आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो अनमैग्नेटाइज आपके हर तरफ ओरिएंटेड है, मैग्नेटाइज वाले आपके दे आर ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन। राइट, नाउ इसके बाद अपनी बात करते हैं बार मैग्नेट की। सो बार मैग्नेट हम ये कहते हैं कि आगे जो आपका बार मैग्नेट है कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी, मैग्नेटिक डायपोल की बात की थी, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके दो यहाँ पे बार मैग्नेट है, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैं। पोल्स आर एग्जैक्टली नॉट एट द एंड। यहाँ पे बार मैग्नेट की आपकी खासियत ये है, या इसमें डिफरेंट पार्ट ये है कि पोल्स आपके एग्जैक्ट एंड पे नहीं होते, वो थोड़ा सा इनसाइड होते हैं। तो आपकी लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं उसको, तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो आपकी ज्योमेट्रिक लेंथ से लगभग अभी अंदाज़ा है, इट कैन बी वेरिएबल इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेट्स, ये अराउंड 5/6 होएगी। और यहाँ पे आप लिखते हैं इफेक्टिव लेंथ अगर आपका ये है 2r, इफेक्टिव लेंथ 2r लिखेंगे। और यहाँ पे आपकी जो लेंथ है उसको आप सर्कुलर इसको लूप मान रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल लेंथ यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ πr होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो भी आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, व्हेन अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इट स्टेज इन अर्थ की, जो आपकी नॉर्थ अर्थ की जो नेचुरल मैग्नेट है नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, तो आपकी हमेशा मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, अगर इसको हवा में आप रस्सी से टांग देंगे, वो जाके जो भी आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, कंपास आपने देखा होगा, उस डायरेक्शन में आपकी सेट हो जाएंगी। नाउ इफ मोनोपोल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस बिकम्स अ मैग्नेट। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका दिस इन टर्न इम्प्लाइज दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि अगर आपने मैग्नेट ली, उसको ये नॉर्थ है ये साउथ है, आपने वो ब्रेक किया तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। इसका मतलब आपके मोनोपोल जो है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। ऑलराइट, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स, इस पोल स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिट, इसकी हो जाएगी A/m। ये पोल स्ट्रेंथ हमने वहाँ पे अपनी जब MEC पढ़ रहे थे वहाँ डिफाइन की थी। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं आपकी पोल स्ट्रेंथ है वहाँ पे। यूनिट इसकी हो जाएगी एम्पेयर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला, उसके डायमेंशन हो जाएंगे आपके LA। और यहाँ पे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसको हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके मैग्नेटिक की बाहर जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। एम हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं विल बी इक्वल टू एम, कैपिटल एम जो है आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और एम आपका जो है ये आपके इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोनोपोल जिसके मार्क कर रहे हैं नॉर्थ या साउथ, उसकी स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय 12 यहाँ पे लेंथ है। अगेन ये वही कॉन्सेप्ट है जहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल पढ़ा था, या मैग्नेटिज्म में हमने डायपोल की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने डायपोल मोमेंट जो डिफाइन किया था कि आपका ये चार्ज और ये चार्ज, डायपोल मोमेंट आपने कहा था QD, ठीक है। तो इस जगह Q की जगह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे M, और D की जगह जो इनका जो डिस्टेंस था उसको यहाँ पे हम, क्योंकि लेंथ हमने ली है 12, इसको हम यहाँ 2m कह रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा साउथ से नॉर्थ पॉइंट करेगा। राइट, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, और ये आपकी इसकी डायमेंशन हो जाएगी। करंट कैरिंग कॉयल है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MEC में इसकी बात कर चुके हैं। जो आपकी करंट कैरिंग कॉयल है दैट ऑल्सो बिहेव्स एज मैग्नेट, उसको भी हम कहते हैं कि आपकी मैग्नेट में करंट ऐसे लूप में जा रहा है, ऐसे उसको आप जब करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल करेंगे, ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, सो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। उसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको हम लिखते हैं NIA। N आपके नंबर ऑफ टर्न है, I आपका करंट है, A आपका उसका एरिया, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है, राइट।
नाउ यहीं पे हम बात करें, अगर आपके रिवॉल्विंग चार्ज है तो अगर आपका एक चार्ज गोल 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 घूम रहा है, उसकी वजह से जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट जो वो प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यू इनमें से कोई भी एक आप चीज़ याद रख सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे काम दे जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखना था NIA, यहाँ पे N1 हो गया, I को आप लिखेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम और मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ये आपकी चार्ज पर यूनिट टाइम आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो आपका करंट है, अगर आपका चार्ज गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, तो उस केस में चार्ज तो आपका E हो गया, करंट जो है उसको आप लिख दोगे E डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको EF आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, E इसका चार्ज या Q इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय F, ये आपका करंट की वैल्यू दे देगा। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका IA यानी कि EF है, F फ्रीक्वेंसी है, E चार्ज है, और ये आपका एरिया हो गया। इसी के अलग अलग फिर वर्जन है वो होएगा। फॉर अ ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक चार्ज रोटेटिंग बॉडीज, मैग्नेटिक मोमेंट आपका इस उसमें देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आपके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, इसको ध्यान रखना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू L/2m आती है। या और आपका L जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको आप I ओमेगा लिखेंगे। तो ये आपकी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट। तो अगर आपने एक बार मैग्नेट लिया है, इसके हिस्टोरिकली बहुत पहले सवाल पूछे हुए हैं कि आपने सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट हैविंग लेंथ ब्रेड्थ, और ये दिया हुआ है LB और W, इफ यू कट इन n इक्वल पार्ट्स अलोंग द लेंथ एज वेल एज परपेंडिकुलर टू लेंथ साइमल्टेनियसली शोन इन द फिगर, आपने इसको इक्वल पार्ट में कट किया है, उस केस में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L/√n, बी हो जाएगा आपका ब्रेड्थ L/√n, विड्थ जो हो जाएगी ये हो जाएगा, मास इसका हो जाएगा। ना इस केस में जब हम करेंगे पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसको ध्यान रखना, पोल स्ट्रेंथ जो है उसको आप लिखेंगे इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय √n, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये हो जाएगा। अगेन ये आपने जो अपना रोटेशन का चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका कोई स्क्वायर बॉक्स है उसके, या रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m L² + B² / 12 होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो m/n हो जाएगा। तो आपने n पीसीज में उसको कट किया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m/n हो जाएगा। इंडिविजुअल मोनोपोल जो है आपका, उसकी स्ट्रेंथ 1/√n हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। तो क्विकली इन टर्म्स को रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्पेस सराउंडिंग मैग्नेटिक पोल, और मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सेट ऑफ लाइन्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी हम ऑलरेडी एमएससी में बात कर चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स कहलाता है आपका फ्लो, बहाव, प्रवाह, कितना आपका फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रहा है उसका फ्लक्स वो कहते हैं। और आपकी फ्लक्स डेंसिटी बी से हम डिनोट करते हैं। और व्हेन पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। राइट, चलो यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो आपकी होती है, इसको भी हम एमएससी में कवर कर चुके हैं, फटाफट मैं आपके लिए रिवाइज करता हूँ। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, इसको ऐसे समझना कि हमने EM वेव्स में पढ़ा कि आपकी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जब भी किसी मटेरियल से गुजरती है तो कितना उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलाउड है वहाँ से जाना, वो उसकी परमिटिविटी कहलाती है। वो मटेरियल आपका कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक उसकी फील्ड लाइन्स को, वो आपकी परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। वो परमेबिलिटी हम यूजुअली μ0 से डिफाइन करते हैं। और अगर एक मीडियम की बात करें तो वहाँ पे आपका μr का टर्म आ जाता है, ये आपकी उसके बाद कही जाएगी आपकी एक्चुअल उसकी इसकी एब्सोल्यूट परमिट ऑफ एयर, और वो तो ये हो गई आपकी, और μr से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी उस मटेरियल की परमेबिलिटी आ गई। और यहीं पे एक और चीज़ है, इसको ध्यान रखना, हम यहाँ पे एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, H विल बी इक्वल टू B/μ। H यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो H है B और उनके बीच में आपका रिलेशन है कि H जो है उसको आप B/μ लिखते हैं। यहाँ पे अपना सारा काम यूजुअली हमने B पे किया था, पूरा एमएससी का चैप्टर हमने B पे काम किया था। यहाँ पे हम सिर्फ एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि H विल बी इक्वल टू B/μ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I जो है उसको आप डिफाइन कर देते हैं आपका M/A या फिर आपका कैपिटल M/V। ससेप्टेबिलिटी है उसको आप डिफाइन करते हैं 1/, इसको कर देंगे हम I/H, आपका जो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको आप ससेप्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। नाउ इनके बीच में परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वाला काम का रिलेशन है आपका। μr जो है उसको आप लिखते हैं 1 + xm।
XM आपकी ससेप्टेबिलिटी हो गई। तो B जो है उसको आप डिफाइन करेंगे B0 प्लस BM, और इसके बेसिस पे आप ये μr डिफाइन करते हैं 1 प्लस XM। नाउ ऑलराइट, यहाँ पे हम कूलम्स लॉ उसका डिफाइन करते हैं F इजिकल टू K M1 M2 बाय M स्क्वायर। यहाँ पे आपका M1 M2 जो है वो आपकी इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं ड्यू टू अ इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल। आपका M जो है वो आपका पोल है, उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिफाइन करते हैं। बाहर मैग्नेट के लिए ये सारा MAC में बात कर चुके हैं। बाहर मैग्नेट इज लेफ्ट फ्री ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ, तो आपका डायरेक्शनल फील्ड। उसके ऊपर जो टॉर्क आपका अप्लाई होता है, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B लिखते हैं, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम माइनस M डॉट B लिखते हैं, और वर्क डन जो होगा MB 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन यहाँ पे कहलाया जाएगा कि अगर आपने उसको रोटेट किया है तो M डॉट B आपका, और टॉर्क, और ये आपका वर्क डन होगा यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं इसके बाद हालाइट अर्थ के जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे आपका टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे जो आपके इसको ऐसे देखना कि जैसे अर्थ है, अर्थ के आपका एक इक्वेटर है। इक्वेटर, ये इसको अगर हम मान लो ऐसे स्फेरिकल सरफेस मान लें, तो आपका स्फेयर अगर है तो ये आपके पोल और ये पोल हो गए। ये जो दो पोल हैं, वैसे ही थोड़ा सा एंगल पे टिल्टेड भी है, बट इसको अभी मैं के लिए ऐसे जूम कर रहा हूँ। तो ये दो पोल हैं, ये तो कहलाते हैं आपके ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। ये आपके जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसके हिसाब से ये आपके वो वाले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अर्थ की जो मैग्नेट है वो थोड़ा सा आपकी टिल्टेड है, उससे डिफरेंट एक स्लाइट एंगल पे है। वो एंगल कितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो आपके कहलाते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उनको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ये आपका है वो आपके मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होंगे। उनके बीच की जो लाइन जो वो है उसको आप जियोमैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। राइट, राइट। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये है कि आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो एंगल होता है, आपने कभी भी कंपास देखी होगी इंडिया में, अगर आप कंपास यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपास आपकी एक सर्टेन एंगल से झुकी होती है। वो आपको एक्चुअली बताती है कि उस आपकी जिस भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो एंगल ऑफ डिप जो है, वो जो आपका डिक्लिनेशन वो है, वो आपका डिप जो एंगल है वो आपको बताता है कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। वही डिप अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे चले जाएंगे, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या जियो मैग्नेटिक साउथ पोल पे, वही जो डिप हमारे यहाँ 5-10 डिग्री होता है वो वहाँ जाके 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर देखेंगे अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारे यहाँ डिप आता है। सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, वहाँ पे एक्चुअली आपका नॉर्थ पोल डिप नहीं होता है, वहाँ पे वो अप होएगा, फॉर द रीज़न कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे वो पोल है तो उसको रिपेल करता है, वो अपने यहाँ डिप आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे अप आएगा। और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चले जाएंगे उसके एंगल की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाती है। यहीं पे उसकी वजह से हम लिखते हैं कि आपके अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो ये आपकी फील्ड हो गई, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल, ऐसे वाला वर्टिकल। ठीक है ना। अब के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखना कि जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, आपका एंगल ऑफ डिप आपके पोल्स पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 डिग्री आएगा। वहाँ पे एग्जैक्ट आपको हॉरिजॉन्टल वो मिलेगी। इक्वेटर पे अगर हम खड़े हुए हैं जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो उस जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आपका रिपल्शन और अट्रैक्शन है वो एग्जैक्ट सेम होएगा। लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी और एंगल पे आप किसी भी और नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर में है तो आपका वहाँ पे एंगल ऑफ डिप महसूस होएगा। उसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। उन दोनों का जो रेशो आता है उसको आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं tan phi, दिस विल बी इक्वल टू BV डिवाइडेड बाय BH। नाउ इन दोनों के रेशो जो आएगा उसको आप एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कहते हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं आपसे, 3 पैरामीटर है यहाँ पे, BV, BH या फिर tan phi, और यहाँ पे आपसे डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हैं, इसको ध्यान देना। एंगल ऑफ डिप दे दिया आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक की वैल्यू दे दी, दूसरे की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे आपके टेंजेंट लॉ और उसके एप्लीकेशन की, तो टेंजेंट लॉ है कहता है व्हेन अ स्मॉल मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन 2 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड BH। आपने एक स्मॉल मैग्नेट है, 2 यूनिफॉर्म फील्ड में आपने उसको सस्पेंड किया है, विच आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर, मैग्नेट कम्स टू रेस्ट एट एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू BH सच दैट B विल बी इक्वल टू B tan थीटा। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वेट कर जाएगी इस पर्टिकुलर एंगल पे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये आपका टेंजेंट लॉ कहलाता है। तो B विल बी इक्वल टू BH tan थीटा, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ।
नाउ अलग अलग टाइप के जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। पहला कहलाता है आपका डाई मैग्नेटिक मटेरियल। सो डाईमैग्नेटिज्म इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। इट इज जनरेटेड ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द अप्लाइड magnetic field and orbital motion of electron. Paramagnetic material होता है, in these substance the inner orbit of atoms are incomplete, the electron spins are uncoupled. Consequently, on applying a magnetic field, the magnetic moment generated due to spin motion align in a direction of magnetic field, and it includes magnetic moment in its direction, due to which the magnetic material gets fully magnetized. In these material, electrons number is odd. Ferromagnetic material है, in some material the permanent atomic magnetic moments have strong tendency to align themselves even with without any external field. ये वाले आपके ferromagnetic material कहलाते हैं. Now यहाँ पे इसके बाद एक आपका हिस्टेरिस कर्व बनता है. इस कर्व को ध्यान रखना, हालांकि इस पे बहुत टाइम से कुछ पूछा नहीं है, बट फिर भी कर्व आपको आना चाहिए. क्वेश्चन कहता है ये कहता है कि फॉर मैग्नेटिक मटेरियल बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या आपने एच की वैल्यू 0 कर दी, the magnetic moment of some domains remains aligned with the applied direction of the previous magnetizing field, which result into the residual magnetism. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपने एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल के ऊपर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई. एक्सटर्नल जो फील्ड आपने लगाई उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद उसको हटा भी लिया, तो वहाँ पे आपका मटेरियल के अंदर कुछ जो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी उसकी वजह से कुछ अलाइनमेंट आ गया, तो वो अब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो भी शो करेगा यहाँ पे. द लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी एज शोन इन द फिगर इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस एंड द कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप. ये आपका हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है. इसको ध्यान देना, कभी कभी इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इंक्रीज फ्रॉम, इसको हम जब इंक्रीज कर रहे हैं ओ से to the intensity of magnetization, I increases and becomes maximum. The maximum value is called the saturation value. H को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो I आपका रिड्यूसेज हो गया, बट नॉट 0 वन इक्वल टू 0. और ये आपकी वो है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, और ये वो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यहाँ पे रोक देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको रीडिंग कर लेना. बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है. हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है ये. नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके बाद कुछ सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ फाई फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है अपने को, तो आपका फाई जो है उसकी आपको ये वैल्यू दे रही है, और ये आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखी है अपने को. इन एन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है अपने को. हमें बताना है ससेप्टेबिलिटी ऑफ द आयरन बार क्या होगी. नाउ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये बात अपने को पता है, B इज इक्वल टू, हमने B को हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू एच. हमने लिखा था H विल बी इक्वल टू B बाय म्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई. इसको आप लिख देंगे, म्यू को लिख देंगे अब आपका म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय H, ये वैल्यू हो गई. इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि म्यू आर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय H. ना यहाँ पे अपने को B ना देके यहाँ अपने को फ्लक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि आपका फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू BA, यानी कि आपका B को आप लिख सकते हैं फ्लक्स बाय एरिया. सो म्यू नॉट है, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका फ्लक्स डिवाइडेड बाय म्यू नॉट HA. ये आपकी म्यू आर की वैल्यू हो गई. सो इसके बेसिस पे जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपका जो म्यू आर है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स अपने को कितना दिया हुआ है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय H जो है, H की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपका आ गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 597 के आसपास इसकी वैल्यू आती है. नाउ एक और रिलेशन जो अपने को पता है, हमें यहाँ बताना है ससेप्टेबिलिटी क्या होगा. ये रिलेशन हमने बात की हुई है कि म्यू आर जो है उसको आप लिखते हैं 1 + XM. ये ससेप्टेबिलिटी आएगी, यानी कि जो आपकी ससेप्टेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर -1. तो म्यू आर की जो आपकी वैल्यू आई 597 -1, so that will be equal to approximately 596. So closest value is 596. That means option B. That will be our right answer. Next question. Question says, work done in turning a magnet of magnetic moment M by an angle of 90 degree from the meridian is n times. आपका जो 90 डिग्री से टर्न कर रहे हैं is n time the corresponding work done
टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन बाय, हमें बताना है एन की वैल्यू क्या होगी ना। आपका सिंपल सवाल है। वर्क डन जो है उसको हम लिखते हैं, आपका जो वर्क डन आएगा उसको आप लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अपने को यहाँ जो दो सिनेरियो दिए हुए हैं उस सिनेरियो में दिया हुआ है कि 90 डिग्री का जब आप टर्न करते हैं वो आपका n टाइम्स है 60 डिग्री टर्न करने का वर्क डन, n की वैल्यू बतानी क्या है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आपका एम बी 1 माइनस कॉस 90 दैट इज इक्वल टू n टाइम्स आपका एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 60। लाइक बस एक ये n आपका वेरिएबल है, एम बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 1 विल बी इक्वल टू n, एम बी कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 विल बी इक्वल टू n/2 विच इम्प्लाइज n की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए n इज इक्वल टू 2 दैट विल बी द राइट आंसर।